हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ राहुल शर्मा, योर मैथमेटिक्स टीचर, रिलायंट लर्निंग सोल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे अपनी क्लास 11th की। क्लास 11th में हम बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग यूनिट की जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेट की एक्चुअल में इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस इन द सेंस कि आपके एकेडमिक सेशन में क्या इंपॉर्टेंट, मतलब क्लास 11 के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और फर्दर स्टडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हम बात करें अगर क्लास 11 के लिए, तो क्लास 11 के लिए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट तो है ही। पूरी क्लास 11 में मैथमेटिक्स की अगर बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब मैं बात करता हूं आगे की। तो फर्दर स्टडी की अगर बात करूं तो बेटा आईआईटी जेईई के लिए, सबसे अच्छी और सबसे वजनदार यूनिट ये है। अब देखिए, आईआईटी जेईई में अगर आपको पहुंचना है, मतलब आईआईटी में पहुंचना है या आईआईटी एडवांस का एग्जाम क्रैक करना है या आईआईटी जेईई मेन का एग्जाम क्रैक करना है, तो बेटा यकीन मानिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे वीक डोर होता है। अब देखिए, सबसे वीक डोर का मतलब क्या, अगर हमें कहीं पर जाना है तो कहीं पर अगर जाना तो हम क्या करते हैं कि सबसे कमजोर दरवाजा देखते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आईआईटी के लिए पहुंचाने के लिए सबसे कमजोर दरवाजा है, सबसे कमजोर कड़ी है जिसकी मदद से हम आसानी से पहुंच सकते हैं। तो आज जो हम एक्चुअली बात करेंगे आज का एक्चुअली हमारा लेक्चर है वो एज द इंट्रोडक्शन लेक्चर है। हमारी जो आज की बात होगी वो सारी वो बातें होंगी जो हम ऑलरेडी जानते हैं। एक छोटा सा रिवीजन होगा, एक छोटा सा क्विक रिकैप होगा प्रीवियस क्लासेस के लिए। प्रीवियस क्लासेस इन द सेंस क्लास 9th में आपने क्या पढ़ा, क्लास 10th में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ा, इन सारी चीजों का आज हम रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने पहले चैप्टर के लिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पहला चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, हम उसके लिए बात करेंगे। तो हम स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले जानेंगे कि स्ट्रेट लाइन में क्या क्या यूज होने वाला है इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो आइए जानते हैं कि हमने एक्चुअल में क्या पढ़ रखा है या क्या हम जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कभी पढ़ी थी वो है क्लास 9। तो क्लास 9 की जब आपने स्टार्टिंग की थी तो वहां पर सबसे पहला पॉइंट आया था क्या, रेक्टेंगुलर एक्सिस। तो आज हम भी वहीं से स्टार्ट करते हैं कि रेक्टेंगुलर एक्सिस के बारे में हम क्या जानते हैं या क्या जान चुके हैं। हाँ, तो स्टूडेंट, रेक्टेंगुलर एक्सिस के बारे में हमने जो जान रखा है वो क्या जान रखा है कि लेट एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश बी टू फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। हमने दो स्ट्रेट लाइन ली, आप देख सकते हैं एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, हमारा रेक्टेंगुलर एक्सिस है। अब इसमें दो स्ट्रेट लाइन होती हैं, किस तरह से, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं और जिस कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस कॉमन पॉइंट को हम लोग जानते हैं ओरिजिन के नाम से। तो आप देख सकते हैं कि कहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस कॉमन पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको हम लोग जानते हैं क्या, ये है ओरिजिन। क्या है स्टूडेंट, ओरिजिन। और इसको हम लोग बेसिकली ओ से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। तो ये बातें हमने जान रखी। अब अगर ऐसा है कि अगर ये हमारी एक ये स्ट्रेट लाइन है, एक ये स्ट्रेट लाइन है, दोनों ने एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट किया और जहां पर कट किया वहां पर जो पॉइंट आया उसको हमने ओरिजिन कहा। अब जरा देखिए इसी रेक्टेंगुलर एक्सिस पे बेस पे कुछ पॉइंट। अब देखिए जो आपने कहा कि स्ट्रेट लाइन है एक्स ओ एक्स डैश, इसको कहते क्या है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है एक्स ओ एक्स डैश, इसको बेसिकली एक्स एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, या आप इसको कह सकते हो एब्सिसा, ठीक है ना। एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं या फिर एब्सिसा भी बोल सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं वर्टिकल लाइन जो देख रहे हैं वाई ओ वाई डैश, ये जो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है डियर स्टूडेंट, इसको कहते हैं वाई एक्सिस या फिर क्या कहेंगे, ऑर्डिनेट। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन एक्स ओ एक्स डैश को हम लोग जानते हैं एक्स एक्सिस या फिर एब्सिसा के नाम से, और जो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है वाई ओ वाई डैश, इसको वाई एक्सिस या फिर ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं स्टूडेंट। ओके,
अब आप यहां पर देख रहे होंगे क्या कि P ऑफ x, y ये क्या है? तो स्टूडेंट इसे हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कहते हैं द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर x, y इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब यहां पर जो x की वैल्यू होती है वो किसकी हेल्प से बनी होती है? x एक्सिस की हेल्प से। और जो y की वैल्यू है वो कैसे बनी होती है? y एक्सिस की हेल्प से। जैसे कि अब देखिए यहां पर जो आप देख रहे हो x, y बेसिकली ये रियल नंबर्स होते हैं। तो x को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा रीड करते हैं और y को ऑर्डिनेट, और इस पूरे ऑर्डर पेयर को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ रखी हैं अपनी प्रीवियस क्लास में। अब आपने इस रेक्टेंगुलर एक्सिस में इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को प्लॉट करना भी सीखा। सपोज दैट अगर हमारे पास कोई पॉइंट है -1,2, मान लीजिए ऐसा कोई पॉइंट है। तो स्टूडेंट एक बात और जानते हैं रेक्टेंगुलर एक्सिस में, इस रेक्टेंगुलर एक्सिस में ये जो आप देख रहे हैं ओरिजिन से राइट साइड का पार्ट है, इसको हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी कहते हैं। और स्टूडेंट ओरिजिन से जो लेफ्ट साइड का पार्ट है इसको हम लोग नेगेटिव एक्स एक्सिस भी कहते हैं। अभी जानेंगे। ओरिजिन से अपवर्ड जब जाते हैं तो ये हमारा जो होता है वो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है स्टूडेंट, और ये हमारा क्या होता है? ओरिजिन से डाउनवर्ड जाते हैं तो नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। ये सारी बातें हम लोग जानते हैं। अब अगर हम इस ऑर्डर पेयर को यानी कि इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को अगर हम इसे रेक्टेंगुलर एक्सिस में प्लॉट करना हो तो ये भी हम लोगों ने सीख रखा है क्या कि वैल्यू क्या है? -1,2। तो -1 यहां पर आएगा अलोंग द, क्योंकि माइनस ये भाई एब्सिसा होता है तो ये पूरा एब्सिसा है, तो कहां पर आएगा? नेगेटिव वाले पार्ट पे जाएगा। मान लीजिए -1 ये है, और 2 ये ऑर्डिनेट है, पॉजिटिव है तो अपवर्ड जाएगा 1 और 2। देखिए जरा, जहां पर एक दूसरे को ये मीट करते हैं वो हमारा ए पॉइंट आ जाता है -1,2। इस तरह से हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को इस रेक्टेंगुलर एक्सिस पे प्लॉट करना सीख रखा है, ये हम जानते हैं। ठीक है ना? तो रेक्टेंगुलर एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होती है, वाई एक्सिस क्या होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या है, ये सारी बातें एक बार हमने फिर से जान ली। ठीक है ना? अब हम इसके आगे बात करते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है इसी में, वो क्या है? क्वाड्रेंट। तो जानते हैं क्वाड्रेंट क्या होता है? हाँ, तो स्टूडेंट क्वाड्रेंट ये भी हमने पढ़ रखा है, जानते हैं हम इसके बारे में, फिर भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है ना? ताकि अब आगे कभी प्रॉब्लम ना हो क्वाड्रेंट से रिलेटेड। तो देखिए क्वाड्रेंट है क्या? कहते हैं अब हमने ये जान लिया कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन, स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है ये एक्स एक्सिस है, और ये जो वर्टिकल आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है वाई ओ वाई डैश ये आपकी वाई एक्सिस है। अब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस पूरे रेक्टेंगुलर एक्सिस को 4 पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है ना? तो 4 पार्ट में डिवाइड करती है, इन ईच पार्ट को हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। तो क्या लिखा है कि द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड द कोऑर्डिनेट प्लेन इनटू 4 पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट विच शोन हियर। ठीक है ना? जो यहां दिखाई दे रहा है हमको। अब देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसने इस पूरे कोऑर्डिनेट प्लेन को डिवाइड किया 4 पार्ट में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये क्या है हमारा? फर्स्ट पार्ट। ये क्या है? सेकेंड पार्ट। दिस वन इज अ थर्ड पार्ट while दिस वन इज अ फोर्थ पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट को हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, सेकेंड पार्ट को सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं, थर्ड पार्ट को थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, और फोर्थ पार्ट को फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए जरा, अब आप यहां पर देख रहे हैं कि ये लिखा है प्लस कॉमा प्लस, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो प्लस कॉमा प्लस का सिग्निफिकेंस सीधा सा सिर्फ ये है कि अब आप देखिए, मैंने कहा था ना कि ओरिजिन से राइट साइड जो होती है ये जो एक्स एक्सिस आप देख रहे हैं ये कैसी होती है? पॉजिटिव, और ओरिजिन से अपवर्ड ये वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है। तो जब ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो आप देखोगे पॉजिटिव और पॉजिटिव, इस यहां का जो पोर्शन आएगा वो सारा पॉजिटिव आएगा, मतलब x की वैल्यू भी पॉजिटिव, y की वैल्यू भी पॉजिटिव, तो एब्सिसा भी पॉजिटिव होगा और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। तो यहां पर आप ऐसे भी शो कर सकते हो, या फिर x पॉजिटिव और y पॉजिटिव।
देखिए ऐसे दिया हो आप तब भी कहोगे कौन सा क्वाड्रेंट है, आंसर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। डायरेक्ट फॉर्म में दे रखा हो प्लस कॉमा प्लस, जैसे आपसे कभी पूछा जाए कि बताएं स्टूडेंट कि 3,4 कौन से क्वाड्रेंट में पाया जाएगा, तो आप कहेंगे क्या कि एब्सिसा भी पॉजिटिव है, ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, तो आप कहोगे जब दोनों ही पॉजिटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। सिमिलरली सेकेंड क्वाड्रेंट, अब ये किससे मिला है, नेगेटिव एक्स एक्सिस से। ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा है नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो एब्सिसा नेगेटिव है, ऑर्डिनेट पॉजिटिव है, एब्सिसा नेगेटिव है, ऑर्डिनेट पॉजिटिव है, आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, ठीक है ना। मतलब कहने का अगर लिखा है कि 1,-1,2 तो आपसे पूछा जाए कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आप कहोगे सर कि एब्सिसा नेगेटिव है, ऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो ये कहां पर लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। क्लियर। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट किससे मिलकर बना, बेसिकली नेगेटिव एक्स एक्सिस से और नेगेटिव वाई एक्सिस से। अब देखिए जरा, यहां पर एब्सिसा भी नेगेटिव है, ऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, एब्सिसा भी नेगेटिव है, ऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, दोनों ही वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव, वाई की वैल्यू भी नेगेटिव। अब आपसे कहा कि -3, ऐसा कोई पॉइंट दे दिया आपको, अब आपसे कहेगा ये कहां पर लाई कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि एब्सिसा भी नेगेटिव है, ऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, तो जब दोनों ही वैल्यू नेगेटिव है तो ये कहां पर लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। क्लियर। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात आती है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट किससे मिलकर बना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, मतलब एब्सिसा पॉजिटिव, ऑर्डिनेट नेगेटिव, एब्सिसा पॉजिटिव, ऑर्डिनेट नेगेटिव। आपसे कहा कि 5,-6 कहां पर पाया जाएगा, ये कहां पर लाई करेगा, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आप देख रहे हैं एब्सिसा पॉजिटिव है, ऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो कहां पर लाई करेगा, तो आंसर आएगा स्टूडेंट कहां पर लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये तो था हमारा सारी बातें किसको लेके, क्वाड्रेंट को लेके। ये सारी बातें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन हमारा काम है एक बार फिर से डिस्क्राइब करना, ठीक है ना। तो मैंने एक बार रिवाइज करा दिया, आई होप सबको समझ में आ भी गया होगा। तो ये सारी बातें थी क्वाड्रेंट को लेके। अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर मूव करते हैं इसी में, ठीक है ना। तो हमारा अगला टॉपिक है पोलर कोऑर्डिनेट्स। स्टूडेंट थोड़ा इसे ध्यान से पढ़िएगा, ये हो सकता है आपके लिए नया हो, ठीक है ना। तो इसे मैं उतने ही आराम से भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं उससे मैं थोड़ा सा तेजी से डिस्क्राइब करूंगा, और जो चीज़ें आपके लिए नहीं होंगी मैं उसे थोड़ा सा टाइम लूंगा, आराम से पढ़ाऊंगा। अब देखिए पोलर कोऑर्डिनेट हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट के लिए ये नई बात हो, ठीक है ना, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड की बात करूं या 10th स्टैंडर्ड की बात करूं तो बहुत सी ऐसी बुक्स है जहां पर इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है। चलिए हम लोग जानते हैं पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। अब देखिए बेसिकली पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो पोलर कोऑर्डिनेट एक्चुअली में जैसे कि अभी आपने जो पढ़ा वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ा था, वहां पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट। तो पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में डिफरेंस सिर्फ छोटा सा है, वो क्या कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में सिर्फ रियल नंबर आते हैं, लेकिन अगर हम उन्हीं रियल नंबर को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मतलब साइन और कॉस के फॉर्म में अगर शो करते हैं, एंगल के फॉर्म में शो करें, तो उसे हम बोलेंगे पोलर कोऑर्डिनेट। अब जैसे मान लीजिए यहां पर कोई हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दे रखा है, क्या, x, y, P कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। अब हमें कह रहा है क्या कि इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में इंटरचेंज कर दो। तो कैसे करेंगे जरा देखिए। तो हमारे पास स्टूडेंट एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल OPQ, ट्रायंगल दिख रहा है OPQ। अब देखिए अगर मैं इस ट्रायंगल में साइन थीटा लूं तो स्टूडेंट साइन थीटा बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए परपेंडिकुलर क्या है, एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, y, हाइपोटेनियस क्या है, r, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, r साइन थीटा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, r साइन थीटा।
सिमिलरली अब मैं क्या ले लूं, ये तुम्हारा ऑर्डिनेट आ गया, तो एब्सिसा के लिए क्या होगा, कॉस थीटा लेते हैं। तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस क्या है बेसिकली हमारा x है और हाइपोटेन्यूस r, तो x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, r cos थीटा, y की वैल्यू आ गई r sin थीटा और x की वैल्यू आ गई r cos थीटा। ठीक है ना। तो अब हम इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे इंटरचेंज करेंगे जरा देखिए। तो x, y, तो x के प्लेस पे क्या वैल्यू आई हमारी स्टूडेंट, r cos थीटा, r cos थीटा, और y की वैल्यू क्या आई, r sin थीटा। तो ये जो था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट किस में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट, पोलर कोऑर्डिनेट में। क्लियर। तो एक पॉइंट आता है, वो पॉइंट ये क्या पुटअप होता है कि सर इस पोलर कोऑर्डिनेट में r की वैल्यू क्या होती है, या r कैसे फाइंड आउट करते हैं, या r होता क्या है। तो देखिए जरा, हमने कहा बिल्कुल सही क्वेश्चन है स्टूडेंट, r कैसे फाइंड करेंगे। देखिए स्टूडेंट, ये एंगल हमारे पास गिवन होता है, एंगल हमारे पास गिवन होता है, ठीक है ना। एंगल गिवन होगा, r अननोन होगा। अब जैसे r अगर मान लीजिए नोन भी है, r आपको मालूम भी है, तो अच्छी बात है। अगर r आपको गिवन है तो आप पुट कर देंगे, थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपको कोऑर्डिनेट यानी पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में इंटरचेंज हो जाएगा। समटाइम्स मे बी r विल बी नॉट गिवन। तो अगर r नॉट गिवन है तो क्या होगा, हम कैसे फाइंड करेंगे। अब देखिए जरा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहां पर हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो हम कहेंगे क्या कि अगेन इन ट्रायंगल OPQ में। अब OPQ में आप कह सकते हो जब पाइथागोरस लगाओगे तो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इट मींस r स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब r की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बोलिए स्टूडेंट, पोलर कोऑर्डिनेट क्लियर हुआ, ठीक है ना। नई बात थी आपके लिए, तो हमने जान लिया। अब देखिए, कोई भी आपको दिया हो, कोई भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दे रखा हो, उसको पोलर फॉर्म में इंटरचेंज करना है तो कर लेंगे। अब यहीं पर इसका रिवर्स, समटाइम्स मे बी आपको पोलर कोऑर्डिनेट दे रखा हो और पोलर कोऑर्डिनेट से आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना हो, तब आप क्या करेंगे। तो ये भी एक टास्क है आपके लिए। आप क्या करेंगे स्टूडेंट, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं। क्या करेंगे कि आपको दिया है, जैसे मान लीजिए ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, आप इसको लेट कर लीजिए, दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट while this one is equation second। अब हम करेंगे क्या कि इक्वेशन 1 का स्क्वायर इक्वेशन 2 का स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर देंगे। तो जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। r की वैल्यू कॉमन ले लेंगे तो यहां से r की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। वो वैल्यू यहां पुट कर देंगे, थीटा आपको गिवन ही होगा, थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये मिल जाएगा आपको। स्टूडेंट बात क्लियर हो रही है हमें, थीटा की वैल्यू मालूम है, r की वैल्यू मालूम है, हमने पुट कर दिया, या यहां से भी r की वैल्यू हमको मालूम चल जाएगी, ठीक है। लेकिन अब यहां से कैसे मालूम चलेगी, हमें तो कार्टेशियन में कन्वर्ट करना था, हमें तो ये दिया नहीं था, है ना स्टूडेंट। तो लॉजिक बात है। अब अगर आपको r की वैल्यू मालूम है, थीटा की वैल्यू मालूम है, डायरेक्ट पुट कर देंगे, हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब कहने का कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट में, पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, दोनों में ही इंटरचेंज कर सकते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में चेंज करना आसान होता है, लेकिन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट में ये हमने सीखा नहीं था, पढ़ा नहीं था, हमने जान लिया। तो ये बातें भी क्लियर हो गई हमारी, ठीक है ना। आई होप सभी को समझ में आई होंगी, ठीक है ना। तो अब हम आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की।
क्लियर? तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, ये बात भी हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग जान चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से डिस्कस करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला अब होता क्या है स्टूडेंट कि आपको 2 पॉइंट गिवन थे, 2 पॉइंट आपको स्टूडेंट गिवन होते हैं, आपसे कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट। एक पॉइंट ये दे रखा है, दूसरा पॉइंट ये दे रखा है, आपसे कहेगा कि इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस फाइंड करो। तो हमने ये निकालना सीखा था, एक बार फिर से जानते हैं। देखिए जरा होता क्या एक्चुअल में कि मान लीजिए ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये प्लस का y एक्सिस है, ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। हमने फर्स्ट कोऑर्डिनेट ले लिया, मैंने कहा एक पॉइंट गिवन है मेरे पास स्टूडेंट A, जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं क्या, x1, y1, और हमारे पास एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट गिवन है B, जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। ये तो पॉइंट गिवन है। अब हमें करना क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी होती है, मतलब ये ए बी फाइंड करना होता है। ठीक है, ऐसे दे रखा है क्या कि पी की कोई पी और क्यू 2 पॉइंट है हमारे पास, ठीक है ना, तो पी और कोई क्यू 2 पॉइंट है जिनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1, y1, x2, y2। चलिए हम भी मान लेते हैं ये p है, ये q है, ठीक है। तो जिनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1, y1 और q के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x2, y2, आपसे कह रहा है इनके बीच के डिस्टेंस फाइंड करें। तो देखिए जरा, अब देखिए x1 क्या है और y1 क्या है। ये पॉइंट P ऐसे बना होगा कि यहां पर हम x1 आए होंगे और इतना y1 मूव किया होगा। सिमिलरली ये क्या है, ये x2 होगा हमारा और ये हमारा y2 है। ये y2 है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं क्या कि y2, ये पूरा हमेशा सारी डिस्टेंस तो ओरिजिन से लेते हैं, तो ये पूरा y2 है, अगर ये y1 है तो ये भी पूरा y2 होगा, तो इतना पूरा y2 है। ये देखिए ये y2 है, उसमें ये हमारा y1 है, तो ये बेटा वैल्यू क्या आएगी हमारी, y2 माइनस y1। क्लियर? अब यहां पर ये x1 है और यहां पर ये पूरा x2 है, तो स्टूडेंट ये वैल्यू क्या होगी हमारी, भाई x2 में से x1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी x2 माइनस x1, है ना। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए जरा, बेसिकली अगर मैं कहूं कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप कह दो क्या कि ये कोई R पॉइंट है, तो आप एक ट्रायंगल देख रहे हो PQR, ये एक तरह का राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। तो PQR अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हुआ QR और PR क्या होगा, बेस हो गया। तो स्टूडेंट ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस अगर है ये तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा कि हाइपोटेन्यूस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं बेस स्क्वायर क्या, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होगा, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो जो हमें एक्चुअल में निकालना भी क्या था, हमें स्टूडेंट निकालना था इस P से Q तक की डिस्टेंस निकालनी थी एक्चुअल में। तो इस P से Q तक की जब डिस्टेंस फाइंड करनी थी तो हमारा रिजल्ट क्या आया, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो जो ये रिजल्ट आया कि आप कह रहे हो कि PQ के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या आएगी हमारी, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर
प्लस y1 माइनस सॉरी y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू आ गई। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। क्या कहा हमने स्टूडेंट? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके स्टूडेंट्स, ये बात क्लियर हो गई हमें? वेरी गुड। अब देखिए जरा, पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया हमारा, ये हमने सीख रखा था, पहले भी हम जानते थे, ठीक है ना। अब देखिए सेकंड पॉइंट आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट में आपसे कह रहा है कि अगर आपके पास पॉइंट्स दे रखे हैं पोलर फॉर्म में r1, θ1 और r2, θ1, ठीक है ना, एंड r1, θ1 है एंड r2, θ2 है, देन डिस्टेंस बिटवीन देम क्या होगी? मतलब अगर पॉइंट आपको, मैंने कहा ये पॉइंट है P, मान लीजिए ये A है, r1, θ1 और B है कोई पॉइंट r2, θ2। तो स्टूडेंट अब पॉइंट आता है क्या कि इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, है ना। तो ये पॉइंट हमारे लिए नया है, तो जब नया पॉइंट है तो इसे हम उतनी अच्छी से समझेंगे भी, ठीक है ना। तो जरा देखिए इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, जरा देखिएगा। ए बी इज इक्वल टू, इस बात को आप याद कर लेंगे, अगले लेक्चर पे हम लोग जानेंगे भी कि कैसे ये आया। तो हम जब इसको लर्न करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 cos θ1 माइनस θ2, ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस आएगी ये किस फॉर्म में आएगी? पोलर फॉर्म में। जब आपको कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में दे रखे हो स्टूडेंट? पोलर फॉर्म में। कोई कोऑर्डिनेट है, ए की वैल्यू है r1, θ1, बी की वैल्यू है r2, θ2, r1, θ1, r2, θ2 की वैल्यू आपको गिवन होगी, तो हमें उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी होगी। हम इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड कर लेंगे। हो गया आगे? अब ये नेक्स्ट प्ले हो रहा ना, ठीक ठीक। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे जब पॉइंट जो कोऑर्डिनेट्स होंगे पोलर फॉर्म के फॉर्म में दिए होंगे, पोलर फॉर्म के रूप में दिए होंगे। अब देखिए थर्ड पॉइंट कोई खास पॉइंट नहीं है, नॉर्मल सा पॉइंट है, बस छोटी सी बात ये है कि कह रहा है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट x1, y1, कोई पॉइंट दिया होगा फ्रॉम द ओरिजिन इज। मान लीजिए होगा क्या कि अब हमसे कह रहा है एक पॉइंट दिया है, कोई P पॉइंट है x1, y1, ये कोई P पॉइंट है, ये हमारी पॉजिटिव y एक्सिस है, ये हमारी पॉजिटिव x एक्सिस है और ये ओरिजिन है। हमसे कह रहा है कि इस P पॉइंट के डिस्टेंस फाइंड करें, कहां से? ओरिजिन से। ये डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है यहां से यहां तक। तो स्टूडेंट एक बात और कि ओरिजिन की वैल्यू क्या होती है? ओरिजिन की वैल्यू क्या होगी? 0,0। क्यों? क्योंकि ना तो हम कुछ ऊपर चले हैं और ना ही कुछ हम लेफ्ट और राइट चले। तो जब हमने बिल्कुल भी मूव नहीं किया तो हमारी वैल्यू क्या आई? 0,0। तो ये है हमारे 0,0। मान लीजिए ये आपका हो गया एक्चुअल में x1, y1 है ये, और ये हो गया x2, y2। तो जरा देखिए जरा, अब यहां पर जरा पुट करिए, x2 अगर आपने इसको लेट किया है तो x2 की वैल्यू 0 है, x1 की वैल्यू x1 है, तो 0 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी आएगा तो xn स्क्वायर। सिमिलरली y2 की वैल्यू क्या है? 0 है, y1 क्या दे रखा है? y1 दे रखा है, तो 0 माइनस y1 स्क्वायर करेंगे तो माइनस का y1 स्क्वायर मतलब y1 स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस
y1 स्क्वायर। तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। तो मतलब कि ये जो डिस्टेंस आएगी वो डिस्टेंस क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। कब, जब आपसे कहे कोई पॉइंट है पर्टिकुलर और उस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है ओरिजिन से, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। बोलो बात क्लियर हुई बच्चों, ठीक है ना। और एक बात और याद रखेंगे कि जब भी कोई वैल्यू निकालेंगे डिस्टेंस दो पॉइंट की, तो उसके बाद में जो वैल्यू आएगी, मान लीजिए इसका आंसर 5 आया, तो 5 के बाद हमें मालूम है क्या लिखना होता है, यूनिट्स, यूनिट्स, इसके बाद भी यूनिट्स। क्लियर, तो ये बात लिखना नहीं भूलेंगे हम लोग। ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है ये भी हमने क्लियर कर लिया। अब हम इसके बाद आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की ओर, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, रिवीजन में हमारा अगला टॉपिक क्या है इसी में, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला भी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, हम लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी, जानते हैं हम लोग। क्लास 10th में आपने ये टॉपिक पढ़ा था कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। बेसिकली क्या होता है कि दो पॉइंट गिवन होते हैं, कहता है क्या कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइनिंग x1, y1 एंड x2, y2 इन द रेशियो m1, m2 इंटरनली। मान लीजिए देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि बेसिकली सेक्शन फॉर्मूला कोई पर्टिकुलर पॉइंट होता है जो किसी दो पॉइंट को डिवाइड करता है दो पार्ट में। एक पर्टिकुलर कोई पॉइंट जो दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को, स्ट्रेट लाइन को डिवाइड करता है दो पार्ट में। अब देखिए ये पॉइंट, जैसे कि मान लीजिए P और Q, PQ एक स्ट्रेट लाइन है, यहां पर R कोई पॉइंट है। अब ये R जो है इस पॉइंट को, मतलब इस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब देखिए इस R, ये जो R है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब इसके डिवीजन के दो तरीके हैं, या तो ये R इन दोनों पॉइंट के कहीं बीच में हो, या फिर ये R ऐसा भी दे सकता है, तो बेसिकली जो पॉइंट होता है ये R एक स्ट्रेट लाइन को दो पार्ट में दो तरह से डिवाइड कर सकता है। अगर ये R इन दोनों के बीच में है तो इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन, और ये R अगर बाहर है, कहीं पे लाइन ज्वाइनिंग के बाहर है, यहां पर हो या यहां पर हो, तो इसे बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। तो हम बात करते हैं क्या, अब देखिए अगर R इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है तो इंटरनल डिवीजन होगा, R अगर बाहर लाई कर रहा है तो एक्सटर्नल डिवीजन होगा। अब जरा देखिए, तो वही हम कहेंगे क्या कि पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं जब R इन दोनों के बीच में हो। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द जॉइंट x1, y1 एंड x2, y2 इनटू द रेशियो m1, m2 इंटरनली। तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ रखा है क्या कि जब इंटरनली डिवाइड करता है, मतलब सिचुएशन ये होती है हमारे पास, जब ये सिचुएशन होती है तो इस R के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, x, y। ज्यादा ब्रीफ में नहीं जानेंगे कैसे बने, हमें जानना है क्या, क्योंकि ये सब चीजें हमने पढ़ रखी हैं। ये हमारा एज अ इंट्रोडक्शन है, रिवीजन है, जो भी मान लें आप। तो देखिए जरा वैल्यू क्या आती है इस x, y यानी R कोऑर्डिनेट के, पॉइंट R के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y वो क्या होंगे, जरा देखिए। अब देखिए जरा m1 m2 के रेशियो में कह दे या फिर m और n के रेशियो में कह दे, दोनों का सिग्निफिकेंस एक ही है। आप इसको m1 कह लो, इसको m2 कह लो, या इसको m कह लो या इसको n कह लो, दोनों ही दे रखा होता है। अब देखिए जरा मैं दोनों से डिस्क्राइब कर देता हूं, कंफ्यूज नहीं होंगे आप, क्योंकि दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं मिलती हैं आपको। अब देखिए जरा, अगर हम पहले m1 और m2 लेते हैं तो क्या कहेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m प्लस n। ये वैल्यू आती है x की, मतलब अगर x निकालना हो तो क्या करेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m प्लस n, और अगर y निकालना हो तो आप क्या होगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m प्लस n। ठीक है ना। अब मान लीजिए आपसे कह रहा कि m और n के फॉर्म में अगर आपको करना है तो m और n के फॉर्म में कैसे करेंगे, तो आप कहोगे m
x2 प्लस n x2 अपॉन m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 m प्लस n, यहां पर क्या होगा कि m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। हो सकता है आपने ये पढ़ा हो सकता है आपने ये पढ़ा हो, दोनों में से कोई भी बातें आपने पढ़ रखी होंगी, लेकिन पढ़ा जरूर होगा सेक्शन फॉर्मूला, इस बात की तो गारंटी है। ठीक है ना, मे बी आपने ये पढ़ा कि m1 m2 के फॉर्म में पढ़ा, हो सकता है कुछ लोगों ने m और n के फॉर्म में पढ़ा हो, दोनों ही फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होता है। तो ये तो तब था जब ये r पॉइंट कैसे डिवाइड करता है, इंटरनली डिवाइड करता है। मान लीजिए यही r क्या हो, इस लाइन सेगमेंट के बाहर हो, मतलब ये सिचुएशन थी। तो देखिए जरा ये वाला पॉइंट क्या है। अब वही बात, या तो m और n ले लेते हैं आप। अब देखिए m क्या होगा, अगर आपने m और n लिया तो ये जो पूरा है p से लेकर r तक ये m सेगमेंट होगा, और n क्या होगा, q से लेकर r तक। आप इसको m1 और इसको m2 कह दो, तो रिजल्ट क्या आएगा, जरा देखिए रिजल्ट क्या आएगा। अगर एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो आपसे कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द जॉइंट x1, y1 एंड x2, y2 इन द रेशियो m1 is to m2। आप ये भी कह सकते हो क्या कि m1 is to n, जो भी आपने पढ़ा हो या जो भी आपने देखा हो एक्सटर्नली। तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि एक्सटर्नली के लिए क्या होगा, मान लीजिए x, y है इसके कोऑर्डिनेट इस r के, तो वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट हमारी, पहले हम बात करते हैं m1 और m2 की फॉर्म में। तो m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, कॉमा ये x की वैल्यू आ जाएगी। अब y की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ठीक है ना, ये बात आगे क्लियर हो गई। अब जरा देखिए, अगर आपने इसको m और n के फॉर्म में देखना है तो m1 के प्लेस पे m कर दीजिए, बाकी तो, और m2 के प्लेस पे n कर दीजिए। ठीक है ना, m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। तो ये बात है। मेरा दोनों ही बताने का सिर्फ इंटेंशन इतना ही है कि अगर मान लीजिए, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि बातें आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, तो अगर पढ़ रखी हो तो सेक्शन फॉर्मूला जब पढ़ाओ तो जो आपने पढ़ाओ आपको यहां पर वही मिले, ताकि अगर हम आगे बढ़ें चैप्टर की ओर, जो हमारा चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, तो आपको प्रॉब्लम ना हो अंडरस्टैंडिंग में कि अगर मैंने सेक्शन फॉर्मूला m1 m2 यूज किया तो आप कहोगे ये सर तो हमने पढ़ा ही था, हमने तो m और n पढ़ा था। तो दोनों ही बातें क्लियर है। ठीक है ना, सिर्फ शो करने का, ये डिनोट करने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका है, कंसेप्ट पूरा वही है। क्लियर। तो इंटरनली डिवाइड करेगा तो कोऑर्डिनेट ऐसे फाइंड करेंगे, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो कोऑर्डिनेट ऐसे फाइंड करेंगे। रिमेंबर वन थिंग, वो क्या कि इंटरनली डिवीजन कैसे शो करते हैं वो इस तरह से, एक्सटर्नली डिवीजन कैसे शो करते हैं वो इस तरह से। क्लियर। अब इसी में एक छोटा सा पॉइंट ये आता है, इन केस क्या हो, ये जो R पॉइंट था इंटरनली वाला, ये इन दोनों के मिड में हो, तो होगा क्या, ये P है, ये Q है, x1, y1 P है, x2, y2 Q है, और R जो है वो मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट का मतलब ये होता है कि अगर आपने m1 m2 लिया तो m1 और m2 दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि मिड पॉइंट इस पूरे स्ट्रेट लाइन को या इस लाइन सेगमेंट PQ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। और अगर आपने m और n लिया तो m और n की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो जब m1 इक्वल्स टू m2 है या m इक्वल्स टू n है स्टूडेंट, तो जब यहां पर पुट करेंगे वैल्यू
तो हमारे जो r के कोऑर्डिनेट्स अब आएंगे वो क्या आ जाएंगे, x, y इक्वल टू स्टूडेंट क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। और यही हमारा थर्ड पॉइंट दे भी रखा है, वो क्या कि मिड पॉइंट ऑफ द ज्वाइंट ऑफ x1, y1 एंड x2, y2 वो क्या होगा। तो मिड पॉइंट कैसे आएगा, जो इंटरनल, भाई अब ये तो है नहीं कि जो एक्सटर्नल पॉइंट था वो आ जाएगा, वो तो बाहर था ना। मिड पॉइंट तो यही होगा ना कि जो इंटरनल पॉइंट था वो इनके बीच में कहीं आ जाएगा। तो इंटरनल पॉइंट जो था r, वो अगर एकदम इनके दोनों के सेंटर में आ जाए, इन दोनों के मिड में आ जाए, तो आप कहोगे ये r क्या है, मिड पॉइंट होगा। और उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 प्लस x2 2, सॉरी x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। करना क्या है कि m1 और m2 की वैल्यू सेम हो जाएगी, क्योंकि अब ये दोनों इक्वली डिवाइड होंगे, कोई पर्टिकुलर रेशियो तो होगा नहीं, 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। और भाई m और n की वैल्यू भी सेम होगी, जो भी आप लें। अब m1 और m2 सेम ले रहे हैं, तो इस फॉर्मूले में m1 के प्लेस पे या m2 पुट कर दें, या m2 के प्लेस पे m1 पुट कर दें और सॉल्व कर लेंगे तो रिजल्ट ये आएगा। और अगर m और n ले रहे हैं तो ये ले लेंगे। बोलिए स्टूडेंट, तो सेक्शन फॉर्मूला हमारा रिवाइज हो गया, हमें क्लियर हो गया। अगर कहीं पर डाउट था तो एक बार फिर से जान लिया हमने। मान लीजिए 10th में आपको या प्रीवियस क्लास में आपको क्लियर नहीं हुआ तो हमने यहाँ पर जान लिया, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला भी हमारा क्लियर हो गया। तो अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं बेटा। हमारा अगला पॉइंट है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल या फिर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये भी पॉइंट हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है, हम लोग जानते हैं, लेकिन एक बार फिर से जान लेते हैं होता क्या है। आइए देखते हैं जल्दी से कि एरिया ऑफ ट्रायंगल या फिर क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, मान लीजिए कोई ट्रायंगल दे रखा है ABC, जिसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं क्या, वर्टेक्स A दे रखा है x1, y1, B दे रखा है x2, y2 एंड C दे रखा है x3, y3। अब आपसे कह रहा है कि कोई ट्रायंगल है, आपको उसका एरिया फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, आपने क्या पढ़ रखा है या हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, तो अगर किसी भी ट्रायंगल का एरिया दे रखा है जिसके वर्टेक्स गिवन हो, तो हम क्या करते थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू पढ़ते थे क्या, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये पढ़ा था हमने, और बाद में लिख दिया था क्या, स्क्वायर यूनिट। ये चीज हमने पढ़ी और अप्लाई करी। बच्चों, अब देखिए जरा इसी का दूसरा वर्जन देखिए कैसे बनता है ये। देखिए, अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आएगा भी क्वेश्चन तो हम कैसे फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट आपने सॉल्व करना सीख ही लिया होगा, नहीं सीखा तो बात कर लेते हैं एक बार। तो देखिए, अब हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हम ये पढ़ेंगे क्या कि x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे तो बेटा इसका फॉर्मेशन यहीं से हुआ है। अब डिटर्मिनेंट आपने सॉल्व करना सीख ही लिया होगा, कैसे करते हैं जरा देख लेते हैं एक बार डिटर्मिनेंट सॉल्व करना भी, ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। अब जरा कहते हैं कि अगर हम इसको एक्सप्रेस करें या एक्सपेंड करें इसको अलोंग रो R1, ठीक है ना। नया टॉपिक भी हो सकता है डिटर्मिनेंट आपके लिए, क्योंकि बात क्लास 12th की है और हम सीख रहे हैं 11th में। तो जान लेते हैं एक बार कि जब भी आपको इस तरह से डिटर्मिनेंट दी हो, अब आप उसको R1 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे। कैसे, जरा देखिए, आप पहले लेंगे x1, तो जब x1 लेंगे तो
x1 के अलॉन्ग ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी उसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे उसको हाइड कर देंगे, और वर्टिकली जितने भी एलिमेंट आएंगे उसको हाइड कर देंगे। जो रिमेनिंग एलिमेंट आएंगे उसको लिख लेंगे क्या, y2 1 y3 1। फिर साइन चलता है प्लस माइनस प्लस, नई चीजें सीख लेते हैं। माइनस आया y1, सेम वही काम। अब ये इसके अलॉन्ग वर्टिकली जितने भी एलिमेंट आएंगे हाइड करेंगे, और हॉरिजॉन्टली जितने भी एलिमेंट आएंगे हाइड करेंगे। जो बचेंगे ये बचे, ठीक है स्टूडेंट, और आएगा 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर भी ये सारे एलिमेंट हाइड, ये भी सारे एलिमेंट हाइड, ये बचेंगे x2 x3 y2 y3, ठीक है ना, और 1/2 हमारा चल ही रहा साथ में। अब क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो y2, अब बेटा इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो करा देंगे, लेकिन जब y3 का 1 से यानी इसका इससे मल्टीप्लाई कराने जा रहे होंगे तो पहले लगाएंगे माइनस x2 x3, ठीक है ना, और फिर यहाँ क्या आएगा +1 x2 y3, ओके स्टूडेंट, और माइनस x3 y2 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। तो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं आसानी से, इससे तेजी से हमारा इससे आंसर आता है, ठीक है ना। और अगर आपको प्रॉब्लम हो इसे भी सॉल्व करने में, मान लीजिए ये अभी नया है आपके लिए, इसको सॉल्व करने में अगर प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट, तो एक छोटी सी मैं ट्रिक बताता हूं आपको। देखिए जरा, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू 1/2, ठीक है ना। देखिए जरा, x1 माइनस x3 x2 माइनस x3, ठीक है ना, y1 माइनस y3 और y2 माइनस y3। इस पूरे को मैंने रिप्लेस कर दिया, इस पूरे पोर्शन को रिप्लेस कर दिया। हालांकि जो मेन एरिया का फॉर्मूला होता है वो तो ये होता है, लेकिन मैंने इसको भी रिप्लेस कर दिया एक छोटी सी ट्रिक से। क्या, x1 माइनस x3 x2 माइनस x3 y1 माइनस y3 y2 माइनस y3। आपको ट्रिक याद करने के लिए 13 23 13 23, पहले x रखेंगे फिर y रखेंगे। अब ये तो सिंपलीफाई है, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जब कराएंगे तो पॉजिटिव होगा, इसका कराएंगे तो नेगेटिव होगा, वो मैंने यहाँ सीख लिया। तो ये था एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का तरीका, ठीक है ना। ये बात हम लोगों ने पढ़ रखी थी और ये दोनों बातें हमारे लिए नहीं थी जो हमें सीखना था, ठीक है ना। ये ट्रिक है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा, इससे बहुत तेजी में आंसर आएगा। ओके, अब देखिए जरा, सपोज दैट कभी कभी ऐसा भी होगा बेटा, एक नोट पॉइंट है आपके लिए, ये भी बात हम लोगों ने सीख रखी है कि समटाइम्स क्या होता है कि मान लीजिए ये तीनों ही पॉइंट एक लाइन पर लाई करें, ए बी सी, ये तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पर लाई करते हैं तो क्या होगा कि मान लीजिए ए है x1, y1, बी है x2, y2 और सी है x3, y3। तो जब ऐसा हो कि तीन पॉइंट जो हैं वो एक ही लाइन पर लाई करें तो स्टूडेंट्स उन पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं कोलिनियर पॉइंट, मतलब एक कॉमन लाइन पर लाई कर रहे हैं पॉइंट, इसलिए उसको बोलेंगे क्या, कोलिनियर पॉइंट। अब स्टूडेंट एक बात आप क्लियर है क्या कि अगर तीन पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं तो क्या उससे कभी ट्रायंगल फॉर्म होगा? नहीं फॉर्म होगा। और जब उससे कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा स्टूडेंट्स, तो जब कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा तो क्या कभी एरिया बन पाएगा उसका? क्या एरिया एवेलुएट कर पाएंगे आप? नहीं फाइंड कर पाएंगे ना। तो ऐसी सिचुएशन में आप कहोगे क्या कि व्हेन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन इट्स ट्रायंगल इज
क्या होगा, सॉरी इट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 3 पॉइंट जब एक ही लाइन पर लाई करेंगे तो कभी ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, और जब स्टूडेंट ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा तो कभी भी उसका एरिया फाइंड नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो आप देख रहे हो क्या, डेल्टा इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, या ये कह दूं कि ABC क्या होगा, 0 होगा। अब इसका रिवर्स स्टेटमेंट भी करेक्ट है। यहां पे कह रहा क्या पहले कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है कब हो गए, जब उसका एरिया 0 हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0। रिवर्स स्टेटमेंट क्या है कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है, इसका मतलब वो तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, क्योंकि इस फॉर्म में अगर 3 पॉइंट दिए हैं तो कभी भी उसका एरिया 0 नहीं हो सकता। एरिया 0 सिर्फ तभी होगा जब तीनों पॉइंट एक लाइन पर लाई कर रहे हो, इट मींस दीज आर कोलिनियर। तो पॉइंट क्लियर हुआ। अभी हमने जाना क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हम बात करते हैं कोई क्वाड्रिलेटरल दिया हो और उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल क्लियर हो गया ना, ये हमने पढ़ा था, ये हमारे लिए नया था, ये एक ट्रिक है जिसको आपको याद रखना है, जिसकी हेल्प से क्वेश्चन तुरंत सॉल्व होंगे, ठीक है ना। क्योंकि अब आपसे 11th क्लास में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना नहीं पूछेगा, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन का अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उस सॉल्व, जैसे मान लीजिए आपको 3 स्ट्रेट लाइन दे रखी हैं, इन फ्यूचर की बात बता रहा हूँ जो मैं आगे फर्दर स्टडी करूंगा, फर्दर बात करूंगा उसके लिए, कि 3 स्ट्रेट लाइन दिए होंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, आएगा पहले उनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें, वो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के बाद देखिए कि वो कौन सा ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करें, या फिर जो भी ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है उसका एरिया फाइंड करें। तो अब पहली बात तो आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, वो एक टफ हो जाएगा हमारे लिए, टफ नहीं मतलब एक बड़ा काम हो जाएगा। फिर उसके बाद आप उसका एरिया निकालो इस तरह से या इस तरह से, तो थोड़ा सा टाइम तो बचाना ही है ना हमें, टाइम मैनेजमेंट तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम फिर ये ट्रिक लगा देंगे और सॉल्व कर लेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं अब एरिया ऑफ ट्रायंगल की। देखिए स्टूडेंट, ऐसे भी क्वेश्चन आपने प्रीवियस क्लासेस में खूब पढ़े हैं, मतलब क्लास 10th हुआ उसमें आपने खूब पढ़े हैं, खूब क्वेश्चन मिले इस तरह से कि कोई भी आपको क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, वो कोई भी हो, एक जनरल कोई क्वाड्रिलेटरल हो या रेक्टेंगल दे रखा हो या स्क्वायर दे रखा हो, पैरेललोग्राम दे रखा हो, कोई भी दे रखा हो, मैंने एक कोई जनरल क्वाड्रिलेटरल उठा लिया। अब देखिए आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल दिया है, क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स दे रखे हैं A, B, C, D, ये उसके वर्टिसेस हैं। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग वर्टिसेस A, B, C, D, इससे देखिए कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म किया। अब हमसे कहता है कि इस क्वाड्रिलेटरल का हमें एरिया फाइंड करना है। तो स्टूडेंट इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है, हम क्या करते थे अभी तक, हमने अभी तक क्या किया अपने प्रीवियस क्लासेस में, हमने क्या किया कि कोई भी डायगोनल को हम क्या करते थे, अब देखिए ये देखिए, चाहो तो D को B से मैच ज्वाइन करा दिया आपने, तो क्या करते थे हम कि अब देखिए जैसे ही हमने D को B से ज्वाइन कराया तो 2 ट्रायंगल बन गए, कौन से, A, B, D, एक ट्रायंगल ये फॉर्म कर गया और दूसरा B, C, D, दूसरा ट्रायंगल ये बन गया। या फिर आपने ये भी किया होगा, ठीक है ना, आपने ये भी किया कि अब या तो A को C से ज्वाइन करा दिया तो हमारे पास 2 ट्रायंगल आ गए, कौन से, A, B, C ट्रायंगल आ गया और एक ट्रायंगल आ गया A, D, C। तो आप कुछ भी कर सकते थे, या तो B को D से ज्वाइन करा दो या A को C से ज्वाइन कराया आपने, 2 ट्रायंगल बन गए हमारे पास। हमने क्या किया कि वही जो हमने पहले पढ़ रखा था फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का, उससे दोनों ही ट्रायंगल के एरिया फाइंड किए और उसके बाद दोनों को ऐड कर दिया, रिजल्ट आया क्या, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब एक बात तो क्लियर है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो पॉजिटिव आएगा, हम पॉजिटिव, अगर नेगेटिव आता तो भी उसको पॉजिटिव लेते हैं। तो देखिए जरा, निकाल लिया दोनों ट्रायंगल का एरिया, ऐड कर दिया और लिख दिया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब ऐसा करने से कम मिनिमम 1.5 पेज भर जाते हैं और टाइम लग जाता है, ठीक है ना। ये बात हमने 10th स्टैंडर्ड तक की, बात हम भी करेंगे क्या, हमें भी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है, हम भी आपसे कह सकते हैं, देखिए आपके पास 2 ऑप्शन, पहला कि आप वही करें,
अब देखिए 11th स्टैंडर्ड में आके हम जैसे कह रहे हैं रिवीजन कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 11th स्टैंडर्ड में कोऑर्डिनेट से अब आपसे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल तो नहीं पूछेगा, लेकिन मे भी हो सकता भी ले, बहुत कम चांसेस होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इम्पॉसिबल है, पूछा ही नहीं जा सकता। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जब आप फाइंड करेंगे तो अब हम ये नहीं करेंगे, ये तो आपने किया ही कि दो ट्रायंगल में डिवाइड करके दोनों का इंडिविजुअली एरिया निकाला, देन ऐड कर दिया और कह दिया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल्स टू सम ऑफ दीज टू ट्रायंगल, एरिया ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स। अब देखिए हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमें निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD विच इज इक्वल टू आएगा 1/2 x1 माइनस x3 और x2 माइनस x4, y1 माइनस y3 और y2 माइनस y4। ठीक है ना, इतना सा आपको काम करना है। x1 माइनस x3, x2 माइनस x4, y1 माइनस y3, y2 माइनस y4। ठीक है ना, और फिर स्क्वायर यूनिट। लर्न करने के लिए 13, 24, 13, 24 ये y है स्टूडेंट। और आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड हो जाएगा। क्लियर, आसान है। हाँ, तो स्टूडेंट आज के इंट्रोडक्शन लेक्चर में हमने क्या जाना, हमने वो सारी बातें आज डिस्कस करी जो आप इसके पहले पढ़ चुके हो या ऑलरेडी जानते हो। तो स्टूडेंट जितनी भी बातें करी इनमें कुछ बातें ऐसी थी जो आप नहीं जानते थे, जिन बातों को नहीं जानते थे उन्हें अच्छे से पढ़ लेना है। मैंने हमेशा कहा है कि पढ़ने का सीधा सा फंडा है वो क्या, कि पहले तो कोई भी लेक्चर आपको देखना है तो पूरा एंड तक देखना है। ठीक है ना, पेशेंस रखना है, टाइम निकालना है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हाथ में रजिस्टर और पेन जरूर होना चाहिए ताकि आप साथ साथ नोट्स बनाते रहें। क्लियर। अब देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके राइट साइड नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन दिया होगा, आपको उसके बगल में जैसे ही आप सब्सक्राइब को प्रेस करेंगे तो बेल आइकन का सिंबल आएगा, उसे प्रेस कर देना है ताकि हमारा जो अगला लेक्चर होगा, जो मेन टॉपिक होगा स्ट्रेट लाइन का, जहां से हम बात करेंगे अपनी क्लास 11 की और IIT JEE या अदर एग्जाम्स के लिए, आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है ना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।